सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम क्लास 12th का चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट है, ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट करे कि सर फोर्थ पार्ट जल्दी डाल लीजिए, तो हमने फाइनली फोर्थ पार्ट भी आपके लिए लेके आ गए हम लोग। ठीक है, तो वीडियो में आप सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कैसे चैप्टर एंड हो रहा है। आपने वीडियो के पहले पार्ट देखे हैं तो आपने एक सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को सीखने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी मिक्स हो रही है और शुरुआत से लेके एंड तक जो चीज़ें निकल के आ रही थी वो चीज़ें हमने उसमें फोकस करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के अलावा यानी कि यूट्यूब सिंबल के अलावा आप हमारे साथ दूसरी और चीज़ों से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे नोट्स के लिए और ट्विटर पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को देखा है देन आपको वीडियो का चौथा पार्ट समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यही कहूँगा भाई आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके वॉच आउट करिए, जब ही जाके आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इस वीडियो के अंदर अब हम समझेंगे, इस पार्ट के अंदर हम समझेंगे नए शहरों का उदय होना। आप सभी ने ये देखने की कोशिश करी थी कि 16 महाजनपद पहले से ही थे। पहले से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड तक आते आते 16 महाजनपद काफ़ी हद तक बन गए थे। एट प्रेजेंट टाइम हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो मैंने बच्चों से क्वेश्चन किया था। काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई भी करा था। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर फाइंड आउट करिए और आप ज़रूर कमेंट करिए। अब उस टाइम पीरियड पे नए ट्रेड्स, नए शहर बनने चालू हो रहे थे। कब की बात पूछी जा रही है? ये वही बात पूछी जा रही है 600 BCE से लेके 600 CE के टाइम पीरियड में। तो हमने ये देखा था कि जब अशोक था या चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे बहुत सोच समझ के बनाए थे। तो आप सभी को अगर प्रशासनिक अगर आपको पता है कि कौन से सेंटर्स थे, कौन से प्रांत थे प्रशासनिक, कौन से प्रांत थे मतलब जो यूज़ करे गए थे, कौन से शहर या कौन से प्रशासनिक इलाके थे या प्रांत, जो मैंने आपको बोला प्रांत, वो कौन से थे, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड में यूज़ करे जा रहे थे। लेकिन इसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि वो तो अशोक के टाइम पीरियड पे थे या चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे थे, लेकिन यहाँ पे नए ट्रेड्स एंड टाउन्स बने थे जो हमने ये देखा था कि उन्हें अर्बन सेंटर की कैटेगरी में लाया गया। आपकी बुकों के अंदर 4 पे फोकस कराया गया है। नंबर 1 पाटलिपुत्रा, जो आप देखते हो नदी मार्ग पे स्थित है, क्योंकि ये पाटलिपुत्र यहाँ पे जो मगध की कैपिटल थी राजगाह, बाद में पाटलिपुत्र, आज की डेट में पटना बनाई गई, क्योंकि वहाँ पे जब ये बसी थी तो यहाँ पे आप देखेंगे गंगा नदी तो थी साथ में उसकी सहायक नदियाँ थी, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद हमने एक और देखा उज्जैनी भी अशोक के प्रशासनिक सेंटरों में से, प्रांतों में से एक था, पर इसकी खासियत ये थी कि ये लैंड रूट्स जोड़ता था। लैंड रूट्स यानी कि ये दिख रहे हैं आपको लैंड रूट्स, ये ज़मीन से ज़मीन को जोड़ने की कोशिश करता था, जहाँ से भी जुड़ सकते थे ज़मीन के माध्यम से। तो ये कौन से थे? ये थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी, जो काफ़ी अच्छे नगरों के रूप में उभर रहे थे। एक था फुहार करके बोलते हैं, फुहार का इलाका लगभग इधर का मैं मान सकता हूँ। ये कोस्टल लाइन पे स्थित थे। कोस्टल लाइन पे अगर कोई जहाज, कोई बंदरगाह या कोई सामान आ रहा है तो कोस्टल लाइन के इलाके थे। एट प्रेजेंट टाइम पे कोस्टल लाइन हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन पे बिजनेस की वजह से बसे हुए हैं। उस टाइम पीरियड पे फुहार जो था वो एक नए शहर के रूप में उभर रहा था। और तीसरा था मथुरा। आप देख सकते हो मथुरा लगभग इधर का इलाका है मथुरा। तो इधर के इलाके में मथुरा जो है उस टाइम पीरियड पे अपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कल्चर के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस था। तो दीज आर द मेन 4 स्टेट, ठीक है ना। उस समय पे मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे के सारे स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए होंगे। लोग बिजनेस करते होंगे तो यहाँ के इलाकों में आके बिजनेस करते होंगे, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता होगा। सो दीज आर द मेन 4, आप इसी पे फोकस कर लेंगे, बहुत है। अब अगर बात करें इन सभी इलाकों की, जितने भी 16 महाजनपद थे
उनमें से कुछ नगरीय बस्ती थी, कुछ रूरल बस्तियां थी, लेकिन उन बस्तियों के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते थे, अलग अलग कैटेगरी के, जैसे कि वॉशिंग फ्लॉक, वीवर्स, स्क्राइब, कारपेंटर, पॉइंटर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस लोग, टीचर, मर्चेंट और किंग्स। इवन आप एट प्रेजेंट टाइम जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, तो आप भी तो देखोगे वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं ना। तो उसी टाइम पीरियड पे जब 600 BC की टाइम पीरियड की बात करी जाए, तो जो भी महाजनपद होंगे, उन महाजनपदों में से आप देख सकते हो जैसे कि मौर्य आपके हड़प्पा सभ्यता के अंदर आपको कीमती कीमती चीज़ें मिली थी। उस समय पे हमने अंदाज़ा लगाया था कि ये चीज़ें करते थे ये लोग, लेकिन इनके टाइम तक तो आते आते आप देखेंगे कुम्हार है, अगर कुम्हार हमें मिल रहा है तो कुम्हार का मतलब इससे रिलेटेड हमें कुछ मटके मिले होंगे, है ना। कारपेंटर मिल रहा है तो कारपेंटर के कुछ हमें हथियार या औजार मिले होंगे। उसके बाद अगर रिलीजियस चीज़ें हमें देखने को मिल रही है तो हमें मंदिरों के बने हुए पकी हुई ईंटों के पत्थर मिल रहे होंगे। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम पीरियड में मिल रही थी। और ये कह सकता हूँ कि राजाओं की जगह भी हमने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करी, उनकी जगहों को भी हमने ढूंढने की कोशिश करी। तो उस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें मिलती थी, इसका सबूत हमें मिला है बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं मान लूँ मर्चेंट है, अगर कोई व्यापारी है, तो अगर व्यापारी कोई बाहर देश से कोई सामान लेके आया होगा और उस महाजनपद में या उस जनपद के अंदर वो सामान होगा, तो मतलब लकड़ी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कितने सारे लोहे के औजार, सोने के औजार, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। और इससे हमें पता चला कि हर इलाके के अंदर अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग टाइप के लोग रहा करते होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गिल्ड्स, इन्हें बोलते हैं। जैसे आपकी हिंदी वाली बुकों के अंदर श्रेणियों के बारे में श्रेणी लिखा होगा, इसका मतलब गिल्ड्स एक तरीके के आर्टिशंस बोल लीजिए या ट्रेडर्स बोल लीजिए। ये वो लोग हुआ करते थे, शिल्पकार या व्यापारी, जिनके लिए गिल्ड्स का एक इस्तेमाल किया जाता था। मान लीजिए कि अगर महाजनपद के अंदर गुजरात है, या मान लीजिए कि आप महाजनपद के अंदर मथुरा की बात हो रही है, पाटलिपुत्र, उज्जैनी की बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि ये एक ऐसा व्यापारिक समूह होता है जो व्यापार के नियमों को तय करता है। ये हमें हर जगह मिलेगा। अगर आपने रोमन साम्राज्य पढ़ा हो तो रोमन साम्राज्य में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा हो तो वहाँ पे भी आपको गिल्ड श्रेणी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में व्यापार होता होगा तो ये व्यापार ऐसे हवा में तो नहीं हो सकता ना, तो उनके नियम और कायदे कानून को तय करने के लिए कोई ना कोई वर्ग तो होगा ही। तो राजा जो था वो पूरे इलाके में राज तो करता था, लेकिन यहाँ पे जो गिल्ड्स होते थे वो क्या करते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से क्या करते थे, कहीं किसी एक इलाकों से कच्चा माल ले लेते थे, रेगुलेट द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे। मतलब मान लीजिए कि ए स्थान से बी स्थान पे कोई सामान जाना है तो कितने टैक्स में जाएगा, कितने पैसे में जाएगा, कैसे जाएगा। और फाइनली ये लोग रॉ मटेरियल किसी प्लेस से खरीदते थे। रॉ मटेरियल जैसे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, खाद्य वस्तु जो रॉ हो उसको एक अच्छे प्रोडक्ट में बना के दूसरे प्लेसेस पे बेच दिया करते थे, या नियम और कायदे कानून बनाया करते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम WTO क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार कर रही है तो उनके कायदे, नियम, कानूनों को तय करने के लिए ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन स्टेट प्रोविजन या कंट्री लेवल पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे 600 BC के टाइम पीरियड पे ये श्रेणियाँ या गिल्ड्स जिन्हें आप बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। और ये लोग व्यापार के नियमों को तय भी करते होंगे, और साथ में ये लोग किसी दूसरे प्लेस से कच्चा माल लेके उसको अच्छे सामान में बना के बेच दिया करते थे। तो ये इनका काम होता था। अच्छा, अब हमें जानना है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमने देखा था कि प्रॉपर्टियों को दान किया करते थे, जिसको हमें पाली भाषा में, तमिल, तेलुगु, संस्कृत भाषा में मिला था। जैसे हम लोगों ने बुकों के अंदर देखा, जैसे हम अग्राहा बोलते थे। और मैंने आपसे क्वेश्चन में ये भी बताया था कि शुरुआती समय के अंदर लोग अगर दान दिया करते होंगे प्रॉपर्टी, तो क्यों दान दिया करते होंगे, ये तो हमने देख लिया था, हमने पहले भी पढ़ लिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, वो ये बताने की कोशिश करी गई है कि जब समाज में ब्राह्मणों को, पंडितों को रिलीजियस काम काज के लिए अगर कोई सामान दान में या किसी ज़मीन को दान में दिया जाता था, तो समाज में जब अलग अलग टाइप के लोग रहते होंगे, तो जब ब्राह्मणों को सामान दिया जाता होगा उसका कोई रिटर्न सबूत तो होता होगा, क्योंकि पेपर तो नहीं था। तो उस टाइम पीरियड पे अशोक क्या करता था, अशोक रिटर्न बेस पे पत्थरों पे चीज़ों को लिखवा दिया करता था।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिस समय ब्राह्मणों को समान जब प्रॉपर्टी दी जाती थी दान में, तो एक तरीके का प्रूफ रखा जाता था, जिसे क्या बोलते हैं, वोटिव इंक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको संकल्पित लेख, शिलालेख बोलते हैं, या आप इसे क्या बोलते हो, दानात्मक शिलालेख। ये ऐसी शिलालेख होती है जिसमें अगर ब्राह्मणों को और पंडितों को अगर कोई ज़मीन का हिस्सा अगर दान में दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे आप वो प्रूफ है, एक तरीके का ये प्रूफ है, इस पर लिखा हुआ है कि फलाना बंदे को इतनी तारीख को ये चीज़ें दी गई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। लोग ज़मीनें दान क्यों करते थे वो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द बियॉन्ड। ट्रेड कहने का मतलब 16 महाजनपदों के बीच में जो महाजनपद थे, वो तो हमने देख लिया कि 16 महाजनपदों के बीच में व्यापार होता होगा आपस में। और हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी देख लिया था कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोग मेहुल लोगों से, लोथल से और साथ में इधर उधर के इलाकों से भी व्यापार किया करते थे। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये लोग अपने हिस्सों में तो व्यापार करते ही करते थे, पर बाहर भी जाके व्यापार करते थे। और ये हमने मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर पहले देख लिया था। और ये कब की बात थी, आप ये देख सकते हो 2600 BC से लेके 1900 BC की बात थी। अब इतनी पुरानी बात थी। इस टाइम पे जब बाहर व्यापार हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, अशोक के टाइम पीरियड पे भी तो बाहर व्यापार हो रहा होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने वैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था, तो वहाँ से व्यापार बिल्कुल होता होगा। और उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, यहाँ तक लोगों ने व्यापार किया था उस टाइम पीरियड पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पीरियड पे ट्रेडर्स की 3 कैटेगरियाँ होती थी, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। 3 कैटेगरियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 1 पैडलर वो लोग होते थे जो पैदल यात्री होते थे, पैदल ड्राइवर होते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे पैदल, सामान को खरीदने के लिए, विचारों को शेयर करने के लिए, तकनीकों को सीखने के लिए, कुछ भी। और दूसरे होते थे सक्सेसफुल मर्चेंट, ये होते थे बहुत अच्छे, समृद्ध और बहुत ही कामयाबी व्यापारी। इनको अलग अलग भाषा में, तमिल में, पाली में, प्रकृत में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। नंबर 1 इसे तमिल भाषा में बोला गया है, अगर मैं इसे नहीं पढ़ पाऊँ तो माफ़ी चाहूँगा। इसे बोलते हैं माँ सत्यव्यान, ये सक्सेसफुल मर्चेंट है। और दूसरा सेठी लोग, सेठी आप बोलते हो ना भाई ये तो बंदा सेठ आदमी है, भाई बहुत ही सेठ आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है, तो वो सेठी वर्ड जो है वो प्रकृत भाषा में उस शब्द को हम सेठी बुलाते हैं, और इसको सतवाहन ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो आप देख सकते हैं, मतलब ये आपकी बुक के अंदर है, ये मैंने इसलिए फोकस कराया है कि आपको ये समझना होगा कि लोग अपने अंदर, राज्यों के अंदर तो व्यापार करते थे, लेकिन बाहर से भी ट्रेडर्स आते थे व्यापार करने के लिए, जिसका प्रूफ हमें पैडलर, सक्सेसफुल मर्चेंट और तो फिर आप ये देखोगे कि मतलब ये लोग तो थे ही थे, लेकिन साथ में ये लोग भी थे। हमें जो देखने को मिला कि व्यापारी जो होते थे वो अलग अलग टाइप के हो सकते थे, लेकिन फोकस जिस पे मैंने जो आपको कराना था वो मैंने आपको बता दिया कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। अब क्योंकि जो ट्रेडर्स बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट से हमारे भारत देश में आते थे, तो उससे ये क्लियर हो सकता है कि ये सारे के सारे लोग उस टाइम पीरियड में हमारे भारत से मसाले के लिए, कपड़े के लिए, औषधियों के लिए, अच्छे मोती पत्थरों के लिए, हाथी के दांतों के लिए, इन सभी चीज़ों के निर्यात के लिए लोग भारत में आते थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश उस टाइम पीरियड पे कितना अच्छा व्यापार के अंदर रहा होगा। दैट इज़ वाई उस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें होती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारे भारत देश में उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ कि अगर व्यापार होता रहा तो व्यापार के लिए सिक्कों का इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज की डेट में करेंसी, चेक, एटीएम, पेटीएम, ये सारी चीज़ें आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे सिक्कों का इंट्रोड्यूस होना, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें हमने कॉइन्स बनाए, और कॉइन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सारे के सारे लोग कितना ज़्यादा ट्रेड के अंदर, इन सभी चीज़ों के अंदर कितना ज़्यादा माहिर हो चुके होंगे। तो उस टाइम पीरियड पे तो यही चीज़ था। और एक और चीज़ आपको जो बताना चाहता हूँ
भारत के अंदर सबसे पहले अपने चेहरों से और नाम से, अपनी छवियों से और नाम से इंट्रोड्यूस करने वाले इंडो ग्रीक लोग थे, भारतीय यूनान लोग थे जो बाहर से आके भारत पे राज कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले सिक्कों का इंट्रोडक्शन करके हमें दिखाया था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों का मतलब सबसे पहली शुरुआत करने वाले कुषाण लोग थे। देख सकते हैं कुषाण बोलते हैं भाई इन्हें, ठीक है ना, कुषाण। कुषाणों ने सबसे पहले क्या कहते हैं सोने के सिक्के भारत के अंदर जारी करे थे 1 शताब्दी बीसी के टाइम पीरियड पे। इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि उस समय पे सोने की उपलब्धता भारत के अंदर कितनी ज़्यादा रही होगी कि राजाओं ने व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इन लोगों ने सोने के सिक्कों का प्रचलन करा, है ना। और दूसरा ये कि हमें आर्कियोलॉजिस्ट को कई साइट्स के अंदर, साउथ के बहुत सारे इलाकों के अंदर उस टाइम पीरियड पे हेरोड्स रोमन साम्राज्य के कॉइन्स मिले थे। और ये रोमन साम्राज्य के जो कॉइन्स हमें सिक्के सोने के मिले, वो सेम सिक्के सोने के कॉइन्स कुषाण वंश के सोने के कॉइन्स के लगभग समान वेट के थे। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि कहीं ना कहीं सिक्कों की कॉपी या तो रोमन साम्राज्य से करी गई होगी या रोमन साम्राज्य ने हमसे करी होगी। दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य भी हमारे भारत देश से उस टाइम पीरियड में व्यापार करता होगा। सो दैट इज़ वाई जब भी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हाँ भाई रोमन साम्राज्य के अगर सिक्के भारत के अंदर मिल रहे हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग सही मायने में हमसे बिजनेस किया करते थे। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे हमें ग्रुप्स भी मिलते हैं, योधे करके ग्रुप्स हैं। इन लोगों ने हमारे भारत देश के अंदर 1st सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में भी अपने खुद के सिक्के निकाले थे। यानी कि राजाओं के तो सिक्के होते थे पर व्यापारियों के भी सिक्के देखने को मिले थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करना है वो है गुप्ता अम्पायर। गुप्ता अम्पायर एक ऐसा अम्पायर था जिसने रिमार्केबल काम किया था। उन्होंने बिल्कुल प्योरिटी कॉइन्स वाले सिक्के सोने के बनाए थे और इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे सोने के सिक्कों का प्रचलन करा जो काफ़ी लंबे समय तक चला। इसलिए कुषाण वंश जो है वो गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। तो आपको कुषाणों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अगर इतने सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के अगर रहे होंगे तो अभी वो प्रेजेंट टाइम पे क्यों नहीं है? क्या वो समय के साथ ख़त्म हो गए? क्या व्यवस्थाएं ख़त्म होंगी, लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह। डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग मिथ है, अलग अलग कहना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुई तो कैसे ख़त्म हुई, ये लोगों का अलग अलग कहना है। ऐसे ही बोला गया है कि शायद से सोने के सिक्कों में या चांदी के सिक्कों में गिरावट अगर आई होगी तो उस टाइम पीरियड पे अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ख़राब हो गई होगी। बहुत से लोगों का ये मानना है कि रोमन एम्पायर से सोने के सिक्के मिलने इसलिए बंद हो गए क्योंकि रोमन एम्पायर का सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर पूरी तरीके से गिर गया था, ख़त्म हो गया था, इसलिए सिक्के बंद हो गए। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो था समय के साथ बंद हो गया। तीसरा ये था कि लोगों को ये मानना था कि अगर कोई बंदा अपनी कंट्री के अंदर से क्या कहते हैं सोने के सिक्के दूसरे प्लेस पे भेज रहा है, चांदी के सिक्के दूसरे प्लेस पे भेज रहा है, तो उनकी समृद्धता ख़त्म होती जा रही है, प्रॉस्पेरिटी ख़त्म होती जा रही है, या उनका कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे बहुत सारे रैंडमली रीज़न बताए जाते हैं। तो इतना बहुत था। दूसरा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि आपके क्या कहते हैं जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने कैसे ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को डेसिफरेट करा था, यानी कि कैसे बताया था। तो ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि काफ़ी हद तक अलग है। जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को ढूंढा था। ब्राह्मणी लिपि जो थी अशोक के पिलरों पे लिखी गई थी और काफ़ी हद तक शुरुआती समय में लोगों को ये लग रहा था कि शायद से ब्राह्मणी लिपि ये संस्कृत में लिखी गई है, देवनागरी है, पाली लैंग्वेज है या प्रकृत लैंग्वेज है, लेकिन सही मायने में ब्राह्मणी लैंग्वेज उससे पहले इस्तेमाल होती थी। और फाइनली जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा, अशोक की ब्राह्मणी लिपि को 1838 के अंदर फाइंड आउट करके दिखा दिया। थैंक यू टू जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के लिए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि आज अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, द ग्रेट अशोकन्स के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो, तो जेम्स प्रिंसेप को सलूट है हमारा कि उसने उस टाइम पीरियड में ब्राह्मणी लिपि को ढूंढ के दिखाया। इससे ये अंदाज़ा लगाएगा कि ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल भारत के अंदर होता था। तो आपकी बुकों के अंदर दो ही लिपि के बारे में बताया गया है, एक ब्राह्मणी और एक खरोष्ठी। तो ब्राह्मणी लिपि जो है अशोक के चीज़ों को समझने में मदद करती है, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे ढूंढा। दूसरा था खरोष्ठी लिपि। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है कि इंडो ग्रीक लोग जो भारत से
आए थे भारत के अंदर राज करने के लिए इंडो ग्रीक लोग, भारतीय यूनानी लोग, जिन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए थे, उनकी भाषा को कहीं ना कहीं राजाओं ने अपने सिक्कों के अंदर उन खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा था, खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल करा था, जिसमें राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि द यूरोपियन स्कॉलर कंपेयर द टाइटल इन द बोथ स्क्रिप्ट, दोनों स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने समझा कि जो सिंबल ए है वो कहीं ना कहीं दोनों स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ नहीं होते हैं एक जैसे। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ, दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग थी। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था। अब यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने ये बताया कि ब्राह्मणी लिपि कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि से बहुत पुरानी है। देवनागरी लिपि के अंदर हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं, ठीक है। पंजाबी भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाती है, उसके बाद इंग्लिश भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाती है, उसके बाद उर्दू भाषा दूसरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा जो है, ठीक है ना। तो ये भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती थी और ब्राह्मणी लिपि के अंदर अशोक यूज़ करता था। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे ढूंढने के बाद फाइनली उन्होंने पाया कि हाँ, ये जेम्स प्रिंसेप ने सही बताया, ये ब्राह्मणी लिपि है। अब एविडेंस जो हमें मिले, इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले अशोकन के, वो दो मिले ब्राह्मणी लिपियों के अंदर। एक मिला हमें जहाँ पे देवम प्रियम लिखा हुआ था। देवम प्रियम को हमने इंग्लिश में बनाया, जिसका मतलब देवों का प्यारा, भगवान का प्यारा। दूसरा प्रियदसी हमें उसके कॉइन्स में मिला, क्योंकि उसने भी कॉइन्स चलाए थे। इसका मतलब आँखों को देखने में प्यारा, जिसे प्रियदसी बोलते हैं। और ये चीज़ हमें उसके पिलर्स पे भी देखने को मिला, जैसे हमने देवम प्रियम या प्रियदसी या देवों का प्रिय जो था वो हमने देखा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली और इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, उसके इंस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें इसीलिए थी। अब इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हमें मिले तो उनकी कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, लूप होल्स भी थे, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां भी थी। तो वो कमियां क्या थी जो इतिहासकारों को लगी थी? उन्हें जो भी एविडेंस मिलते थे वो फेटेंट मिलते थे, मतलब काफ़ी धुंधले होते थे, जिसकी वजह से उनको पता कर पाना बहुत मुश्किल होता था कि किससे रिलेट कर पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा, कभी कभार लेटर भी मिस होते थे और कुछ लेटर डैमेज होते थे, तो उससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। कभी कभार वो किसी भी वर्ड के बारे में, कुछ ऐसा वर्ड होता है ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि में जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से बिल्कुल फिक्स नहीं हो सकती कि इस वर्ड का मतलब यही है। तो ये एक दिक्कत थी। दूसरा, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट आइडिया। अब कभी कभार जो भी पत्थरों के ऊपर लिखा होता था, जो भी चीज़ें लिखी होती है, वो कंप्लीट आइडिया नहीं दे पाती थी कि किसके बारे में है। तो ये हिस्टोरियन को जो भी इंस्क्रिप्शन मिले, चाहे वो सिक्के मिले और चाहे वो पत्थरों पे कुछ भी लिखी हुई चीज़ मिली, उन सभी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। सो दिस इज़ द मेन हिस्टोरियन प्रॉब्लम। जो इतिहासकारों ने इतना लंबा इतिहास आपकी बुक के अंदर दिया है, वो ऐसे ही हलवा बना के आपको दे दिया जा रहा है ताकि आप समझ सकें। लेकिन सही मायने में हिस्टोरियन को इन चीज़ों को ढूंढने में एड़ी चोटी का, जो मैं कह सकता हूँ, दिमाग लगाना पड़ा था। बहुत समय लगता है, तो समय हमें भी लगता है वीडियो बनाने में। तो ये आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इन सभी और चीज़ों के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो दिस इज़ एंड दिस वीडियो। देख सकते हो बहुत पसीने भी आ रहे हैं मुझे। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। वैसे तो चैप्टर ख़त्म है, अगले चैप्टर में मिलते हैं वो।